ओके, तो श्वसन तंत्र में हम आज सबसे पहले जो इसके किस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र काम करता है, उससे पहले हम श्वसन तंत्र के अंगों को एक बार थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर श्वसन तंत्र काम किस तरीके से करता है ये चीज देखेंगे। ओके, तो ये जो आप ऑर्गन देख रहे हैं, ये जो ऑर्गन है इसे फेफड़े कहा जाता है, ये लंग्स कहा जाता है, या शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस कहा जाता है। शुद्ध शुद्ध हिंदी देखा जाए तो फुफ्फुस है। ओके, आम भाषा में फेफड़े कहा जाते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है। ओके, तो प्रकृति ने हमें आपके पूरे के पूरे एक जोड़ी लंग्स दिए हैं। ओके, और ये लंग्स एक स्पंज की भांति होते हैं, बहुत ही कहते पोरस होते हैं। और इन और इस ऑर्गन में उसमें आपके एक ट्रैकिया जिसे एक नाल कहते हैं जिससे हवा अंदर जाती है, और ये नाल कई शाखाओं में बटा होता है जिसे श्वसन नालिकाएं कहते हैं। और हर श्वसन नालिकाओं के आगे ये अंगूर नुमा गुच्छे रहते हैं, यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे वो बाहर जाती है। इस तरीके से ये जो अंगूर नुमा गुच्छे हैं इसके ऊपर एक रुधिर वाहिकाओं का एक जाल सा होता है। तो ये लाल वाले जो वाहिकाएं आप देख रहे हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया वो शरीर के अंदर चला गया। और जो नीली रंग की रुधिरकाएं देख रहे हैं ये शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है वो यहां आकर के फेफड़ों के पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता। तो आज हम पहले थोड़ा श्वसन अंगों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से तंत्र काम करता है उस पर देखेंगे। ओके, लिख लीजिए क्लास, श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र के अंग, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों को, श्वसन तंत्र के में भाग लेने वाले अंगों को अंगों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। निम्न भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक, नासिका। नासिका, नासिका। अब जैसे ये जो है ये नोज है, नासिका या नासा द्वार, नासिका या नासा द्वार। नासा द्वार जहां से आपके हम और आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नासिका, नोज, नोज। ओके, ओके, नासिका, नोज। नेक्स्ट नंबर दो, नासा गुहा। नासा गुहा, नासा गुहा इंग्लिश में कहते हैं नेसल कैविटी। ये देखो, ये पूरी अंदर की जो भाग है वो नेसल कैविटी है, ये पूरा नेसल कैविटी है। ये जो पूरा है ये नासा गुहा है। गुहा मतलब कैविटी, केव, नास। ओके, अब यहां से नासा गुहा, अब यहां से जो ऑक्सीजनेटेड जाएगी वो ये जाएगी। यहां से आपने ऑक्सीजन ली तो हवा ऐसे जाएगी, और इस एरिया को कहते हैं फेरिंग्स। ये जो एरिया है फेरिंग्स, और हिंदी में कहते हैं इसे ग्रसनी। ग्रसनी, फेरिंग्स और ग्रसनी। नंबर तीन, नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी और इंग्लिश में फेरिंग्स। नासा ग्रसनी और इंग्लिश में फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो हवा जाएगी वो नीचे जाएगी, इस एरिया में जाएगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस एरिया में जाएगी, और ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स को इंग्लिश में कहते हैं, लैरिंग्स को इंग्लिश में कहते हैं या तो कंठ कहते हैं,
या स्वर यंत्र कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम और आप जो बोलते हैं, वो यहीं से निकलता है, लैरिंक्स से ही निकलता है। ओके। ये मेल्स में, बॉयज में, आदमियों में उभरा सा रहता है गले में। ओके। और फीमेल्स में ये उभरा नहीं रहता। ओके। मेल्स में, जैसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहा जाता है। ओके। तो ये मेल्स में उभरा सा रहता है गले में आपके लैरिंग्स, और फीमेल्स में नहीं उभरा रहता। ओके। तो लिख लीजिए क्लास, नंबर 3 होता है, नंबर 4 होता है स्वर यंत्र या कंठ। स्वर यंत्र या कंठ। स्वर यंत्र या कंठ। लिख लिया सभी ने? स्वर यंत्र या कंठ। अब यहां से इधर आ जाएंगे इस डायग्राम में। हम्म। अब इसके बाद ये ट्रैकिया हो गया। ओके। इसके बाद इधर इधर आपके स्वर यंत्र या कंठ थे, मतलब इसके अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपके स्वर यंत्र थे, यहाँ पे था। तो इसके बाद हवा नीचे आएगी और इसे कहते हैं ट्रैकिया, इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। लिखिए, इसके बाद आएगा श्वसन नली। इंग्लिश हिंदी में कहेंगे श्वसन नली। श्वसन नली, ट्रैकिया। ओके। जब कभी भी हमें जैसे किसी पर्सन को निमोनिया हो जाता है ना, तो ये जो फेफड़े होते हैं, ये अच्छी तरीके से फूल सकते हैं और पिचक सकते हैं। तो निमोनिया में ये, निमोनिया किसकी बीमारी होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया में। ओके। तो ये अपनी जो फूलने और पिचकने की जो प्रकृति है ना, इसको खो देते हैं, इंसान को सही से सांस नहीं आ पाती। और यही चीज थोड़ी बहुत अस्थमा में होती है। अस्थमा में ट्रैकिया जो है वो सिकुड़ जाता है, तो सांस ऊपर नहीं आती। तो उसके लिए हमें स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। अगर आपने दबंग 1 देखी होगी, जो जैसे उसके सलमान खान की मदर फुसफुस कहती थी, तो उसमें क्या है, स्टीरॉइड्स जैसी दबा करके अंदर लेते हैं, तो ये ट्रैकिया को, श्वसन नली को चौड़ा कर देते, हवा अंदर जाती है तो सांस। तो अस्थमेटिक जो मरीज, अभी आपको थोड़ा बहुत इससे श्वसन नली से जो बीमारियां हैं वो भी कराएंगे। ओके। लिखिए क्लास, नेक्स्ट श्वसन नली। नेक्स्ट श्वसन नली के बाद नलिकाएं। श्वसन नलिकाएं ये जो हैं, ये जो इसके बाद ये जो ब्रांच है, श्वसन नलिकाएं, ये जो ब्रांच है, तने के जो शाखाएं हैं, श्वसन नलिकाएं। और उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर आता है, इसे लिखिएगा फेफड़े। फेफड़े, फेफड़े, फेफड़े को शुद्ध हिंदी में फुफ्फुस भी कहा जाता है। फुफ्फुस। और फुफ्फुस के नीचे जिसपे लंग्स टिके रहते हैं, लंग्स किस पे टिके रहते हैं बेटा? लंग्स किस पे टिके रहते हैं? क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट, इसलिए पूछा था। कोई बात नहीं, देखो कोई हमें, मेरे को कोई, मैं तो बस ऐसे ही सबसे पूछता रहता हूँ। ओके। डायफ्राम। डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, तो फेफड़े नीचे से दबते हैं, दबते हैं तो उनमें कम वायुदाब पैदा होता है, कम वायुदाब से बाहर की हवा नासिका के द्वारा अंदर जाती है। जब शरीर को सांस छोड़नी होती है, डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है, फेफड़े ऊपर की ओर प्रेस होते हैं, प्रेशर ज्यादा बनता है, तो अंदर की जो भरी हवा है वो स्वतः ही नाक के बाहर निकल जाती है। तो लास्ट लिख लीजिए क्लास, डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम। ओके। श्वसन नलिकाएं आपके ब्रोंका है, ब्रोंका है, इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंका है, ब्रोंका है। ओके। लिखिए क्लास,
सांस लेने और छोड़ने के तंत्र में, सांस लेने और छोड़ने के तंत्र में एक जोड़ी एक जोड़ी बाह्य नासिका द्वारा नासिका द्वारों से नासिका द्वारों एक जोड़ी बाह्य नासिका द्वारों में बाहर वायुमंडल की ओर खुलता है। एक जोड़ी नासिका द्वारों में बाहर वायुमंडल की ओर खुलता है। नासा द्वार से वायु नासा द्वार से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा द्वार से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा द्वार से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है और नासा गुहा ग्रसनी के पिछले भाग में खुलती है। और नासा गुहा ग्रसनी के पिछले भाग में खुलती है। विराम। नासिका से ग्रसनी तक के मार्ग में नासिका से ग्रसनी तक के मार्ग में ग्रसनी तक के मार्ग में वायु को शरीर के ताप तक गर्म तथा नम किया जाता है। वायु को शरीर के ताप तक गर्म और नम किया जाता है। तो नम किया जाता है। साथ ही वायु में उपस्थित धूल कण साथ ही वायु में उपस्थित धूल कण धूल कण नासा गुहा में स्थित ग्रंथियों के द्वारा नासा गुहा में स्थित ग्रंथियों के द्वारा नासा गुहा में स्थित उपस्थित ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित श्लेष्मा स्त्रावित स्त्रावित श्लेष्मा, अभी मैं समझा दे रहा हूं। स्त्रावित श्लेष्मा द्वारा रोक लिए जाते हैं मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की वायु है उसके साथ धूलकण भी होते हैं। तो वो जब धूलकण जाते हैं तो हमारी जो नासिका में जो आपके श्लेष्मा होती, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो उन धूलकण को अपने में बांध लेती। जब अपने में बांध लेती है तो धूलकण अंदर तक नहीं जा पाता। ओके, यही रीजन है कि हमारे कान में और हमारे आपके नाक में थोड़ा अंदर से नमी बनी रहती है और उससे वहां पे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं ना, वो म्यूकस को सिक्रीट करती रहती। म्यूकस को इसलिए सिक्रीट करती रहती कि कोई भी धूलकण नाक के द्वारा अंदर फेफड़े तक ना जाए, वो बीच में ही नाक में ही बंध जाते हैं। ओके, तो श्रावित श्लेष्मा द्वारा रोक लिए जाते हैं। विराम। नेक्स्ट लाइन। नासा ग्रसनी से वायु कंठ में नासा ग्रसनी से वायु कंठ या स्वर यंत्र में आती है। नासा ग्रसनी से वायु कंठ
वह स्वर यंत्र में आती है, यंत्र में आती है। कंठ या स्वर यंत्र, लैरिंग्स। कंठ या स्वर यंत्र छोटा सा कक्ष होता है, कंठ या स्वर यंत्र छोटा सा कक्ष होता है जो जो ग्रसनी जो ग्रसनी और श्वसन नली के बीच, जो ग्रसनी और श्वसन नली के बीच संयोजक का कार्य करता है, संयोजक का कार्य करता है। विराम। मतलब कंठ कहां कहां लोकेटेड है? कंठ, ये जो कंठ नली है वो यहां पे लोकेटेड होती है, यहां पे। ये है लैरिंग्स, कंठ नली, कंठ स्वर यंत्र, और इसके ऊपर है फेरिंग्स, सर ग्रसनी। सर हाँ किरण बोलिए। को ज्वाइन कर दीजिए। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, ओके। ओके, फेरिंग्स और लैरिंग्स। पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर बीच में लैरिंग्स, और फिर ये आ जाएगा ट्रैकिया, आपके श्वसन नली। तो लैरिंग्स जो हुआ, लैरिंग्स जो हुआ वो किसके बीच में संयोजक का काम किया? लैरिंग्स ने ग्रसनी और स्वर यंत्र के बीच। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए। कंठ में खुलने वाली श्वसन नली का ऊपरी छिद्र, कंठ में खुलने वाली श्वसन नली का ऊपरी छिद्र, ऊपरी छिद्र ग्लॉटिस कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। या छिद्र पत्ती की आकृति में के, या छिद्र पत्ती की आकृति में, छिद्र पत्ती की आकृति में उपास्थि युक्त कपाट से ढका होता है, उपास्थि युक्त कपाट से ढका होता है, उपस्थि युक्त कपाट से ढका होता है। विराम। मतलब जो मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा आगे भी पहले भी पढ़ाया था। ओके। ये है आपके, जिसे हमने अभी आपको बोला था एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस मेरे को बताएंगे, पवन साहब बताएंगे क्या होता है? पढ़ा चुका हूं। राहुल जी, हाँ, ध्यान रखिएगा। हमारे जो आपके ये जो ग्रास नली होती है और श्वास नली होती है, ये एक साथ पैरेलल चलते हैं। पीछे श्वास नली होती है, आगे ग्रास नली होती है, मतलब खाने का फूड पाइप, और पीछे होता है विंड पाइप। इंग्लिश में फूड पाइप ग्रास नली, और श्वास नली मतलब विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, विंड पाइप। तो आपके ये ट्रैकिया, ये इधर इधर ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। तो जब हम खाना खाते हैं
तो प्रकृति ने हमें एक ढक्कन दिया है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ग्लॉटिस क्या होता है? एक ढक्कन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्लॉटिस है या ढक्कन है, ये फूड पाइप, ये आपके विंड पाइप को ढांक लेता है। विंड पाइप को क्यों ढकता है? ताकि खाना सीधे किस में जाए? ग्रास नली में जाए, फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। जैसे मैंने आपको बताया था जब डाइजेशन पढ़ा रहा था कि खाते समय लोग कहते हैं ना, हम लोग को बचपन से कहते बातें नहीं करनी है, क्योंकि अगर खाते समय आप ज्यादा बातें करेंगे, हंसेंगे, तो क्या होगा? कई बार ऐसा होता है हम खाते भी हैं और बातें भी कर रहे हैं, तो एपिग्लॉटिक सही से बंद नहीं हुआ होता, तो खाने का कोई भी कण कहाँ चला जाएगा? श्वास नली में चला जाएगा। श्वास नली में चला जाता है तो फिर खांसी आना शुरू हो जाती है, और कई बार बहुत विकट खांसी आती है। और बहुत कम है, हमेशा नहीं होता, डरिएगा नहीं, बहुत कम चांस में कई बार इंसान की जान भी चली जाती है। मतलब कण अगर बहुत बड़ा हो, ओके, वो चला जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए। सर जैसे नवजात बच्चा है, ऐसा कहा जाता है कि उसको बच्चे को माँ लेट करके या बच्चा भी लेटा रहे और थोड़ा सा गर्दन हल्की ऊंची ना हो तो श्वास नली में दूध चले जाने पे मृत्यु हुई है सर। हाँ, तो बस वही ऐसी बात है ना घटनाएं कि हुई सृजन में है उसमें जी। ग्लॉटिस उतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग्लॉटिस इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए बच्चे को जब कभी, जो नवजात बच्चा होता है, 7-8 महीने तक का बच्चा होता है, तो उसे जब दूध पीने के बाद उसे सीधे ले करके, मतलब हल्का सर उठा करके दूध पिलाया जाता है। अगर लिटा जी करके जी दूध सर पिलाया जी। जाए तो ये भी चांस होता है कि दूध, वो ग्लॉटिस सही से वो ना बंद हो और दूध विंड पाइप में चला जाए। ओके। और बड़ों में यह कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं है, क्योंकि ये जो ग्लॉटिस है ये किसको ढकता है? ये आपके श्वसन नली को ढकता है। जिससे क्या होता है, जो आप खाना खा रहे होते हो, जो खाना खा रहे होते हो वो यूं जाता है, जो खाना खा रहे हो तो वो यूं जाता है, यहां नहीं जाता, क्योंकि इस पे तो ढक्कन ऑलरेडी लग गया है। समझ में आ गया ना क्लास? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? यस और नो? समझ में आ रहा यस है ना सर ऑनलाइन? जी यस जी। सर। यस सर ओके, यस। लिखिए क्लास। श्वास नली, नालिका, नलिका आकार संरचना होती है। श्वास नली, श्वास नली नालिका आकार संरचना होती है। नलिका आकार संरचना होती है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। होता है या कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर, या कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर के पिछले भाग से प्रारंभ होकर वक्ष गुहा के मध्य तक फैली होती है। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के मध्य तक, वक्ष गुहा, थोरैकिक कैविटी, वक्ष गुहा के मध्य तक फैली होती है। विराम। मतलब ये जो ट्रैकिया है, वक्ष गुहा के मध्य तक फैली होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये हो गया, ये जो हो गया, ये क्या हो गया? श्वसन नली। श्वसन नली, श्वसन नली। इसके बाद किसमें विभक्त है? इनमें विभक्त है। ओके, ये विभक्त है, इनमें विभक्त है। फिर इसके बाद इसकी और छोटी शाखाएं हैं, और छोटी शाखाएं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती ना, वैसी छोटी शाखाएं। और इन शाखाओं पे आपके वायु कोष्ठक या कूपक भी कहा जाता है इसको, ये एल्वेलाई होते हैं। ओके, और यहीं पे गैस चेंज होती है। ओके, लिख लीजिए। यहां पर दाहिनी और बाहिनी, तथा यहां पर यह दाहिनी और बाई, यहां पर यह दाहिनी और बाई प्रधान, दाहिनी और बाई और प्रधान श्वसनियों
दाहिनी और बाईं प्रधान श्वसनियों, ब्रोंकाई, श्वसनियों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये जो ब्रांचेस देख रहे हो, ये जो काले काले रंग से ब्रांचेस बनाई है, ये ब्रोंकाई हैं। श्वसनियों में विभक्त होकर फुफ्फुस में प्रवेश करती है, विभक्त होकर फुफ्फुस में प्रवेश करती है। हमारे शरीर का दाहिना श्वसनी, हमारे शरीर का दाहिना श्वसनी हमारे दाएं फेफड़े की लाइन में होता है, हमारे दाएं फेफड़े के लाइन में होता है। दाहिना श्वसनी दाएं फेफड़े की लाइन में होता है या सीध में होता है, लाइन लिख लीजिए, सीध लिख लीजिए, सीध में होता है। अगर कोई कण भूलवश फेफड़े में जाता है, अगर कोई कण भूलवश फेफड़े में जाता है तो वह दाएं फेफड़े में जाता है, बाएं फेफड़े में नहीं जाता, तो वह दाएं फेफड़े में जाता है। प्रत्येक प्रत्येक श्वसनी अनेक श्वसनिकाएं में विभक्त होती हैं। प्रत्येक श्वसनी अनेक अनेक श्वसनिकाएं ये सब स्कूल में पढ़ चुके हो गाइस, 10 तक सभी पढ़ चुके हो। श्वसनिकाएं में विभक्त होती हैं। होती हैं और प्रत्येक श्वसनिकायों में और प्रत्येक श्वसनिकायों में गुब्बारे नुमा आकृति या अंगूर नुमा आकृति, गुब्बारे नुमा आकृति या अंगूर नुमा आकृति, जिसे जिसे वायु कोष्ठक या कूपिका भी कहते हैं, जिसे कोष्ठक या कूपिका भी कहते हैं, वह होते हैं। वायु कोष्ठक या कूपिका भी कहते वह होते हैं। विराम। लिखिए क्लास। नेक्स्ट, इसमें लिखिए फुफ्फुस या फेफड़े, फुफ्फुस या फेफड़े। फेफड़े दो होते हैं जो वक्ष गुहा में दाहिनी और बाईं ओर स्थित होते हैं। फेफड़े दो होते हैं जो वक्ष गुहा में दाहिनी और बाईं ओर स्थित होते हैं, और बाईं ओर स्थित होते हैं। दाईं फेफड़ा तीन भाग में विभक्त होता है, दायां फेफड़ा तीन भाग में विभक्त होता है। वहीं बायां फेफड़ा
दो भाग में विभक्त होता है, वहीं बायां फेफड़ा दो भाग में विभक्त होता है। ऐसा क्यों? बायां 3 दायां 2, स्कूल लेवल की चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि तीसरा भाग हृदय ले लेता है। लेफ्ट में हार्ट होता है ना, तो हार्ट के लिए भी तो जगह छोड़नी है। राइट 3 भाग में डिवाइडेड है और लेफ्ट 2 भाग में डिवाइडेड है, क्योंकि जो तीसरा पार्ट है वो हार्ट ले लेता है। समझ में? राइट राइट फेफड़ा तीन तीन लोब्स में डिवाइडेड, 3 लोब्स में डिवाइडेड है, और लेफ्ट जो लंग्स हैं वो 2 लोब्स हैं, क्योंकि थर्ड जो की जो जगह है वो हृदय ले लेता है। ओके, तो वहीं बायां फेफड़ा 2 भाग में होता है, क्योंकि तीसरी भाग की जगह हृदय लेता है। तो तीसरी भाग की जगह हृदय लेता है। विराम। फेफड़े के ठीक नीचे एक गोलाकार पृष्ठ के रूप में, फेफड़े के ठीक नीचे एक गोलाकार के पृष्ठ के रूप में फेफड़े के ठीक नीचे एक गोलाकार के पृष्ठ के रूप में, देखो ये इसकी बात कर रहा था, ये डायफ्राम गोलाकार, ये डायफ्राम जिसपे फेफड़े और ये टिका रहता है, फेफड़े टिके रहते हैं, इसे डायफ्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। फेफड़े के ठीक नीचे एक गोलाकार पृष्ठ के रूप में पेशीय डायफ्राम होता है, पेशीय डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम वक्ष गुहा को, यह डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करता है। यह डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करता है। विराम। यह डायफ्राम जब फैलता है तो हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब ये फैलता है, जब ये फैलता है, नीचे उठता है, तो हवा अंदर आती है। और जब यह डायफ्राम संकुचित होता है, संकुचित होता है, तो हवा फेफड़ों से बाहर निष्कासित होती है, होता है तो हवा बाहर निष्कासित होती है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मैं इसे हिंदी में थोड़ा सा वो हो गया, इसे कर लीजिए। जब यह डायफ्राम फैलता है तो हवा हवा बाहर आती है, और जब यह संकुचित होता है तो हवा अंदर आती है। ओके, जब ये डायफ्राम संकुचित होता है तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है तो हवा बाहर से अंदर आती है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा क्लास। जब यह डायफ्राम संकुचित होता है तो हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब यह डायफ्राम संकुचित होता है तो हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब यह डायफ्राम संकुचित होता है तो हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। वहीं पर जब डायफ्राम फैलता है तो हवा फेफड़ों के बाहर निकलती है। ओके, और डायफ्राम से ही आपके फेफड़े टिके रहते हैं। ओके, ये आपके लंग कैविटी और आपके थोरेकिक कैविटी और जो पेट की कैविटी है उसको अलग करती है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। ओके, लिखे क्लास। फुफ्फुसों के भीतर प्रधान श्वसनिया
फुफ्फुसों के भीतर प्रधान श्वसनिया प्रधान श्वसनिया बहुत बारीकी से विभाजित हो जाती हैं, बहुत बारीकी से विभाजित हो जाती हैं और बहुत ही महीन श्वसनिकाएं बनाती हैं, और बहुत ही महीन श्व बहुत ही महीन श्वसनिकाएं बनाती हैं। श्वसनिका पर श्वसनिका पर गुब्बारे जैसे अनेक वायु कोष्ठक होते हैं। श्वसनिका पर गुब्बारे जैसे अनेक वायु कोष्ठक होते हैं, जिन्हें कूपिका भी कहा जाता है। जिन्हें जिन्हें कूपिका भी कहा जाता है। कूपिका भी कहा जाता है। विराम। हमारे शरीर में दोनों फेफड़ों को मिलाकर हमारे शरीर में दोनों फेफड़ों को मिलाकर करीब 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। ये देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं। ये श्वसनिकाएं हैं, और श्वसनिकाओं में ये आपके गुच्छे, गुब्बारे कह लीजिए, अंगूर कह लीजिए, इस तरह के गुच्छे होते हैं। ओके। ये इतने महीन झिल्ली के होते हैं ताकि गैस आर पार हो जाए। और यहीं पे ये कूप वाहिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, कूप वाहिकाएं होती हैं। और यहीं पे जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, वो ये कूपिकाएं उन्हें धमनियों द्वारा शरीर के अंदर भेजती हैं। जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये धमनियों द्वारा शरीर के बाहर आता है। ओके, लिख लीजिए। देखिए, ये वायु कोष्ठक एक झिल्ली नुमा आकृति, एक पतली झिल्ली नुमा आकृति के बने होते हैं। ये वायु कोष्ठक एक पतली झिल्ली नुमा आकृति के बने होते हैं, और यहीं पर यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इन वायु कोष्ठक पर इन वायु कोष्ठक पर कूपिका वाहिनी कूपिका वाहिनी की रचना होती है। कूपिका वाहिनी की रचना होती है। ये कूपिका वाहिनी बाहर की ऑक्सीजन को बाहर की ऑक्सीजन को शरीर के
अंदर ले जाती हैं, बाहर की ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाती हैं, और शरीर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को, और शरीर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं, शरीर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं। फिर हम लिखिए, निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया तो लिख लेंगे ना। निमोनिया एक वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या फंगल डिजीज है? ध्यान रखना क्लास। राज व्यवस्था के अलावा भी, या इतिहास और भूगोल के अलावा भी जनरल स्टडीज हैं। मैक्सिमम बच्चा 4 सब्जेक्ट में, यही तो बाकी संस्थान बेवकूफ बनाते रहे, वो 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाते रहते हैं, राज व्यवस्था, भूगोल और इतिहास, और आपके कोई जो करंट अरेंट का है उत्तराखंड, ओके, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते। अभी हाल में iCube, क्यू था, ये क्या है? 10 दिन पहले की न्यूज है। आप लोग अब जो लोग करंट अफेयर्स, आप लोगों का क्या हाल है? सिर्फ अगर आप मतलब अभी पीसीएस के लिए भी सीरियस हो तो सिर्फ 189 सीट्स हैं। 189 सीट्स में बस एक ही चीज होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम्म किस देश का पहला चंद्रमा का उपग्रह है? मतलब आप लोग बिल्कुल करंट से अनभिज्ञ हो। किस देश का पहला चंद्रमा का उपग्रह है? iCube क्यूब। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, निगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। पाकिस्तान का। अगर नहीं मालूम है तो आप सोच लीजिए आप करंट अफेयर्स में कहाँ वो कर रहे हो। ओके, तो सर ध्यान रखो, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा काम यहाँ आपकी गलतियों को हाईलाइट करना है। मेरा काम आपको फालतू में प्रेज नहीं करना। फालतू में प्रेज करने से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे ही कोई बच्चा सिविल सर्विस में ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसकी हार निश्चित है। सिविल सर्विसेज में एक बार अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा ज्यादा मेहनत करके सिलेक्ट हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कभी नहीं सिलेक्ट हो सकता, क्योंकि उसे ऑटोमेटिकली लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, करने की क्या जरूरत है। अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा उस चीज को बार बार रिवाइज करता है, उसे क्योंकि डर बना रहता है, यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा अपने ही कॉन्फिडेंस के कारण, ना देखने के कारण चीजें होती। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी 10 दिन पहले की तो न्यूज है। अगर ये न्यूज भी नहीं पता तो फिर भाई सर, ये तो सब जगह आया था सारे, चाहे आप हिंदी का अखबार पढ़ते हो चाहे अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हो। ओके, पाकिस्तानी आजकल खूब हल्ला मचाने के, देखो हमने भी चंद्रमा पे उपग्रह भेज दिया है, ऑल दोस्त। ओके, तो iCube क्यू, यहाँ क्यूब मतलब क्या है? iCube कमर, QAMAR, कमर। ओके, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, निमोनिया कोके एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। देखिए, निमोनिया में, निमोनिया में, या ऐसे करिए, निमोनिया जो कि एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, यह बीमारी डिप्लोकोकस, निमोनिए, TNU, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं देख,
डिप्लोकोकस निमोनिये, डिप्लोकोकस निमोनिये बैक्टीरिया के कारण होती है। डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी में वायु कोष्ठक अपना लोच खो देते हैं। वायु कोष्ठक अपना लोच, लोच समझते हैं ना, इलास्टिसिटी, लोच खो देते हैं और सख्त हो जाते हैं, और सख्त हो जाते हैं। और सर श्वसन, सख्त है कि सख्त है? सख्त की सख्त सख्त? सख्त सख्त, भाई लोच खो देंगे तो मतलब सख्त ही हो जाएंगे। सख्त, कठोर, सख्त एक उर्दू वर्ड है तो उसकी जगह कठोर लिख लीजिए अगर आप शुद्ध हिंदी लिखना चाहते हैं, कठोर हो जाते हैं। श्वसन नलिकाओं के मध्य, श्वसन नलिकाओं के मध्य बलगम जमा हो जाता है, नलिकाओं के मध्य बलगम जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में, जिससे सांस लेने में मुश्किल, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। सीने में भारीपन रहता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में भारीपन रहता है, और तेज ज्वर आता है, और तेज ज्वर आता है। साधारणतः निमोनिया में चिकित्सक, साधारणतः निमोनिया में चिकित्सक एक्सरे, सीने का एक्सरे करवाता है। साधारणतः निमोनिया में चिकित्सक सीने का एक्सरे करवाता है। इसमें सीने के मध्य सफेद धब्बे, इसमें सीने के मध्य सफेद धब्बे, सीने के मध्य सफेद धब्बे निमोनिया को सिद्ध कर देते हैं। अगर एक्सरे में बीच बीच में सफेद धब्बे हों, क्योंकि अगर लंग्स का एक्सरे किया जाता है तो क्लियर आता है, ब्लैक, क्योंकि लंग्स बोन तो होती नहीं है, और एक्सरे की जो रेज है, किरणें हैं, वो बोन बोन को नहीं पार कर पाती, बाकी सबको पार कर जाती है। तो लंग्स का अगर कोई एक्सरे करता है तो इन जनरल एक काली तस्वीर से आती है, एक उभरी उभरी काली तस्वीर से आती है। बट इसी काली तस्वीर में अगर जिसका निमोनिया का पेशेंट है उसका एक्सरे किया जाए तो बीच में बलगम के जमे हुए सफेद धब्बे दिखते हैं। डॉक्टर सीधे कह देता है कि ये निमोनिया है, फिर वो निमोनिया से लड़ने की दवाएं देता है। समझ में? तो निमोनिया में क्या होता है, वायु कोष्ठक अपनी लोच खो देते हैं, इलास्टिसिटी खो देते हैं। समझ में आ गया? इसलिए सांस लेने की बीमारी है निमोनिया। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन। आपके सर 12:15 12:20 से पहले नहीं आते। हाँ, 12:20। ओके, वो 12:20 पे ही आएंगे। ओके, देखिए क्लास, लिखिए, हेडिंग डाली क्लास, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, फेफड़ों में गैसीय विनिमय मतलब गैसीय एक्सचेंज इन लंग्स, अगर इंग्लिश में देखा जाए, फेफड़ों में गैसीय विनिमय। अब ये बता रहा हूं कि किस तरीके से गैस का एक्सचेंज होगा, गैस का एक्सचेंज होगा किस तरीके से। ओके, लिखिए, जब नास गुहिका से सांस अंदर प्रवेश करती है, जब नास गुहिका से सांस
अंदर प्रवेश करती है तो हवा फेफड़ों के वायु कोष्ठक में भर जाती है, तो हवा फेफड़ों के वायु कोष्ठक में भर जाती है, तो हवा फेफड़ों के वायु कोष्ठक में भर जाती है। कोष्ठों की दीवार बहुत ही महीन होती है, कोष्ठों की दीवार बहुत महीन होती है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का अत्यधिक घना जाल होता है। कोष्ठों की दीवार अत्यंत महीन होती है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का अत्यंत घना जाल होता है, जो कि अत्यधिक महीन जो कि अत्यधिक महीन शल्की एपिथीलियम शल्की एपिथीलियम से बनी होती है, और यह CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, CO2 और O2 के लिए बहुत पारगम्य होती है, बहुत बहुत पारगम्य होती है, परमेबल पारगम्य होती है। यह एपिथीलियम रुधिर कोशिकाओं की दीवार से सटी रहती है, यह एपिथीलियम रुधिर कोशिकाओं की दीवार से सटी रहती है, और दोनों मिलकर एक श्वसन कला बनाते हैं, दोनों मिलकर एक श्वसन कला बनाते हैं, दोनों मिलकर एक श्वसन कला बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रक्त और कोष्ठकों की हवा के बीच रक्त और कोष्ठकों की हवा के बीच रक्त और कोष्ठकों की हवा के बीच CO2 और O2 CO2 और O2 का घुली अवस्था में CO2 और O2 का घुली अवस्था में इसी कला के आर पार इसी कला के आर पार आर पार साधारण विसरण द्वारा इसी कला के आर पार साधारण विसरण द्वारा लेन देन होता है, विसरण द्वारा लेन देन होता है, जिससे जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होते हैं। समझ में आ गया ना? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हस्तांतरित होते हैं। विराम। अब जो बोल रहा हूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की कुल क्षमता, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की कुल क्षमता 5800 मिलीलीटर होती है। 5800 मिलीलीटर होती है। विराम, मतलब फेफड़ों की कुल क्षमता 5800 मिलीलीटर है। ओके, वायु की वह मात्रा, वायु की वह मात्रा जो सामान्य उच्च वास के पश्चात बची रह जाती है, जो सामान्य उच्च वास के पश्चात बची रह जाती है, फेफड़ों का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहलाती है। फेफड़ों का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहलाती है। फेफड़ों का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहलाती है। इसकी मात्रा लगभग 2300 ml मिलीलीटर होती है। इसकी मात्रा लगभग 2300 ml होती है। तेईस सौ ml होती है। विराम, ये जो 2 पॉइंट बता रहा हूं ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य व शांत श्वास में, जो प्रत्येक सामान्य व शांत श्वास में फेफड़ों में भरती और निकलती है, प्रत्येक सामान्य एवं शांत श्वास में फेफड़ों में भरती और निकलती है, वह प्रवाही वायु कहलाती है। वह प्रवाही वायु कहलाती है। और एक सामान्य युवा मनुष्य में, और एक सामान्य युवा मनुष्य में यह 500 ml होती है। एक सामान्य युवा मनुष्य में यह 500 ml होती है। विराम, मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारी श्वसन क्रियाओं को कंट्रोल करता है? देखिए, दैनिक श्वास क्रियाएं, दैनिक श्वास क्रियाएं मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। विराम, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्लियर गाइस? तो यहां पे रोक रहा हूं। जहां तक है, अगले बुधवार में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्लास, क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ओके, कल आप मेरी जगह पवन सर आपके सी सेट की क्लास लेंगे। ओके, मैंने पवन सर को नियुक्त कर दिया है कल की क्लास लेने के। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा किसी कारण से। मैं बुधवार को क्लास लूंगा, ठीक है। और आप लोगों को बुधवार को
कल के जो पेपर आपने दिए थे, आप पेपर दे रहे हो बेटा आकांक्षा? ओके, आपने पेपर जो इससे पहले हुए थे वो ले लिए ना? कितने आपके पेपर मिल गए ना सबको? ठीक है। तो बुधवार तक आपको आपके पेपर का वो मिल जाएंगे। और मैं यही कहूंगा क्लास कि थोड़ा मेहनत करने की और जरूरत है। ओके, मतलब अभी जो आप लोग मेहनत कर रहे हो वो उसमें एग्जाम निकालने की क्षमता में थोड़ी सी कसर है, मतलब कुछ लोगों में, और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, लगे रहिए, जुटे रहिए। आपका अगला टेस्ट अगले संडे को होगा। ओके, और उसके बाद मतलब 16 को टेस्ट ना लेकर के हम शायद 14 या 15 को टेस्ट लेंगे। कारण क्या है, 16 को आईएएस का प्रीलिम्स है। ओके, तो उस दिन हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईएएस का प्रीलिम्स देंगे, तो 16 तारीख को हम आईएएस का टेस्ट, जो पीसीएस का टेस्ट ना लेकर के उसे पहले लेंगे टेस्ट। ठीक है गाइस? ओके, अभी दूसरे टीचर आएंगे वो आपको उत्तराखंड की जनरल स्टडीज पढ़ाएंगे। और जो लोग आईएएस के लिए स्टूडेंट्स हैं, अब आपको कल क्लास मिलेगी। पहली क्लास थपलियाल सर की होगी, दूसरी क्लास कल पवन सर की होगी। ओके, फिर बुधवार को अगेन पहली क्लास थपलियाल सर की होगी, दूसरी क्लास मेरी होगी। क्लास कल के लिए थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कल मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, इसे रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, आर पार जा पाना, पारगम्यता, परमिएबल। ओके, परमेबिलिटी। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें।